वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है ये? मैम फातिमा। जी फातिमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। शुरू कर दें क्लास? मैम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी सिर्फ 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ मैं फिर बाकी दिनों में 20 या 30 के दरमियान में आते हैं स्टूडेंट्स। यस मैम। चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो आप लोग? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम लोगों को 14 चैप्टर के नोट्स नहीं मिले अभी तक? मैम मिल गए हैं। कहाँ से मिले? मैम ये जो आपने शो कराए हैं। शुक्र है। ये पहले 3-4 पेजेस ये तो मैंने ना बस जल्दी से लेके इनको कैंप्स के अंदर से तो उनकी पिक्चर सेंड किए, इतने अच्छे नहीं है। तो मैंने अपनी मॉर्निंग वालों की ड्यूटी लगाई हुई है, तो उनका एक्चुअली आज क्लास नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया चैप्टर। तो मैंने उनको कहा है कि पूरा चैप्टर सेंड करो ना। तो वो फिर जब चैप्टर सेंड कर देंगे ना तो मैं आपको ये फिर रीसेंड कर दूंगी। ये तो भी टेम्परेरीली मैंने कहा कि चलो स्क्रीन शेयरिंग के लिए काम चला लेते हैं इतना ना। ठीक है, तो बाकी अगर समझ नहीं आएगी फिर हम बाकी कुछ बोर्ड पे भी कर लेंगे। सही है ना? तो मतलब ये रफ से ही है, इन पे ऐसे मतलब नोट्स आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मेरा ख्याल है कि आ गया है नोट्स कुछ आया है इसके अंदर, 6 के अंदर, कैम्स के अंदर। हाँ 14 चैप्टर भी दिया है ये जरताशा बशारत में। देखें इसका चैप्टर, ओपन करती हूँ। यस मैम मतलब आ गया। आ गया ना? तो मैं क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, सुकून से बैठ के किया होगा। तो मैं खोलती हूँ जरा किस तरह के वो चैप्टर। ये हाँ बेहतर है, थैंक यू वेरी मच नताशा। बाकी जो पेजेस हमारे लैंडस्केप में होंगे फिर हम उनको जो है ना वो रोटेट कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, चलो इसे गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच नताशा, आपने सेंड किया। आज अब ये है कि आज हमने करना है, चलो नताशा नोट्स से हम करते हैं आज। ठीक है, इसको कर लेते हैं शेयर। मैम पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करवाने थे। अच्छा कौन कौन से थे? मैम 45 और 50। चलो मैं देख लेती हूँ। 45 एंड 50। ये क्या है इसका? 5 and 50। 45 में क्या है, क्या करना है उसका? उनकी लीनियर डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस चेक करनी है। 45 नहीं हुआ। और 50 में क्या कहता है? शो दैट पाई वन दिस पाई टू दिस पाई दिस आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन दिस। उनको 1 बाय 1 चेक करना था। ये क्यों नहीं हुए? किसने क्वेश्चन किया ये? नताशा आपने पूछा? गर्ल्स में से किसी का आया 50 और 45 की रिक्वेस्ट कहाँ से आई? मैम 41 ने। 41 ने। 41 हाँ जी बच्चा, क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुए क्वेश्चंस? मैम 50 क्वेश्चन का लास्ट से नहीं हुआ शो, जो हमने करना था वो शो नहीं हो रहा। सेटिस्फाई करवाना है वो नहीं हो रहा। लास्ट मतलब 3 सॉल्यूशन दिए ना, उनको 1 बाय 1 चेक करना था हम लोगों ने। तो देख लेते हैं, चलो मैं सामने इसको बोर्ड पे करवा देती हूँ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसको मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, कोई टाइप होगा इसके अंदर। सही, फिर बाकी जो है हम लोग साथ में वो चेक कर लेंगे। सही, तो मैं जरा अपना बोर्ड सीधा कर लूँ।
इसमें पहले तो देख लेते हैं 45 में क्या दिखाना है आप लोगों ने, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस चेक करनी है इसकी, ऐसे ही है ना। तो आपने इसको जो है मॉडुलस लेना है उसका और इनके डेरिवेटिव्स लेके देखना है, ओपन करना है। आएगा तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा वो इंडिपेंडेंस। इसके सॉल्यूशन भी तुम लोगों को मिल गए थे ना, आंसर्स मिल गए थे ना। 45 यस मैम। आपके पास है y1 इज इक्वल टू e की पावर 2x, y2 है x e की पावर 2x। वैसे तो ये शक्ल से लग रहा है कि ये आपकी इंडिपेंडेंट है, और ये है x स्क्वायर e की पावर 2x। मैम वो y3 ऊपर से नजर नहीं आ रहा। मैं इसको कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ, बस मैं वो स्टेटमेंट लिखी, x स्क्वायर e की पावर 2x। ये हो गया। अच्छा अब Yes, चलो ma'am. इसको, लेकिन ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग C2 और C3 को 0 ले लें तो ये देख चेक कर लेते हैं इसको ना। अच्छा तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने रॉन्स्कियन निकालना हो, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एंड y3 इज इक्वल टू, ये मॉडुलस फॉर्म में, ये पहले क्या आ जाएगा y1 y2 y3, फिर y1 डैश y2 डैश y3 डैश, फिर y1 डबल डैश y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश। तो डायरेक्टली हम इनके डेरिवेटिव्स लगा लेंगे साथ साथ ना। तो फर्स्ट जो रो है आप, क्योंकि वहाँ पे जगह मेरे पास कम हो जाएगी, मैं इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मॉडुलस फर्स्ट रो में तो एज इट इज आ जाएगा e की पावर 2x, यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर 2x। अच्छा अब अगली रो में कैसे आना है, इन्होंने इनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 e की पावर 2x, इसका कैसे आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपका e की पावर 2x और प्लस 2 x e की पावर 2x। हो गया सही। अच्छा अब आगे क्या है, इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा आपके पास 2x e की पावर 2x ऐसे, प्लस 2x स्क्वायर e की पावर 2x। सही हो गया। अब इनके डबल डेरिवेटिव आ जाने, तो ये कैसे आ जाएगा आपके पास 4e की पावर 2x, यहाँ पे कैसे आ जाएगा आपका 2e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 2x प्लस 4x e की पावर 2x। समझ आ गया, डेरिवेटिव बना लिया। इसका डायरेक्ट 2 आ जाएगा, इसका कैसे आ जाएगा आपके पास x का डेरिवेटिव 1, और ये ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 2x एज इट इज, और यहाँ पे 4x आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम इनको कंबाइन कर लेंगे। अच्छा अब आगे यहाँ पे कैसे आ जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2e की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x e की पावर 2x। ठीक है, आगे कैसे आ जाएगा प्लस 4x e की पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर e की पावर 2x। ये मॉड, और फिर मॉड को एक्सपेंड करके तो हम जो है वो उसको देख लेंगे कि क्या वैल्यू आती है। सही है ना, डेरिवेटिव मेरा ख्याल है सही लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा इसमें कुछ आपके प्लस माइनस हो सकता है, इसमें देखो, इसमें तो आपका एज इट इज आ रहा है ना। इसमें से क्या आपका आ जाएगा एडअप होके ये 4e की पावर 2x आ जाएगा, यहाँ से ये 4 टाइम हो जाएगा ना, सेम है आपका। तो इसको 4 टाइम कर लेते हैं, और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। वहां से देख लो कुछ अगर एडिशन वगैरह हो गई है तो यहाँ से ये 4x और ये 4x 8x हो जाएगा मिलके 8x, और ये भी खत्म हो जाएगा। और हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं 2e की पावर ये, और इसको खत्म कर देते हैं। सही। अब आगे क्या रह गया, इसकी एक्सपेंशन रहेगी। अच्छा देख लो कुछ कॉमन आ रहा है किसी से रो से, वो जो आप लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज पता है डिटर्मिनेंट की। इस पूरी रो से आपका e की पावर 2x कॉमन आ रहा है ना, इस पूरी रो से भी कॉमन आ रहा है, इस पूरी रो से भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें से हमने क्या कर लेना है, सपोज दैट मैं इसको जो है वो एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो ये एक्सपेंड कैसे होगा आपका, ये कॉमन कर लें तो मेरा ख्याल बेटर है। ये आपका e की पावर 2x यहाँ से कॉमन किया तो ये आपका पास आ गया e की पावर 2x, फिर यहाँ से कॉमन किया, फिर यहाँ से कॉमन किया, तो ये e की पावर 2x की पावर 3 आ जाएगी ना।
हम लोग जो प्रॉपर्टीज यूज ma'am. करते होते हैं ना डिटर्मिनेंट की। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लेती हूँ तो ये आ जाता है e की पावर 2x, यहाँ से एक आ गया। फिर अगर सेकेंड रो से भी कर लेती हूँ तो यह डायरेक्ट खोला मेरे पास, मैं बार बार इतने स्टेप बार बार क्या करती हूँ, लेकिन यह है कि आप लोगों ने ऐसे कर लिया कॉमन करके, तो फिर सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी आपकी। चलो अब इसका करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक्सपेंशन करो इसकी, फर्स्ट रो से कर लेते हैं। फर्स्ट रो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर 2x, और जो मेरे पास बचेगा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा काम मुझे सौंप दिया। कुछ कॉमन करते हैं, वरना इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन मेरे साथ तुम लोग करने बैठोगे। 2 के साथ ये हो जाएगी, रोज ऑपरेशन जो है वो इसका कर लेते हैं। चलो आप एज इट इज कर लो, मुझे नहीं पता। इसको अपना अप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवाना है, 4 रोज को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कैसे आ जाएगा, 2e की पावर 2x जब मल्टीप्लाई होगा e की पावर 2x के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2e की पावर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2e की पावर 2x जो है वो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x 4x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 8x e की पावर 4x, प्लस आप करने बैठी हूँ तो अब कर दूँ 4x स्क्वायर e की पावर 4x। ठीक है, फिर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर्टी से मुझे करना चाहिए था इसको, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको ओपन करने बैठ गई हूँ। प्लस आ जाएगा आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन में प्लस 4x e की पावर 4x प्लस 16x स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 16x स्क्वायर e की पावर 4x। फिर आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा 8x क्यूब, 16x स्क्वायर ही आएगा ना, यहाँ देखो 2x e की पावर 4x, 4 ऑफ x e की पावर 4x। फिर आ जाएगा 16x स्क्वायर e की पावर 4x प्लस 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब और साथ क्या आ जाएगा e की पावर 4x। अच्छा, अब इसमें से माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा इसमें से आपका दिस मल्टीप्लाई दिस, तो माइनस ये आ जाएगा आपका, तो माइनस x स्क्वायर e की पावर 4x। आगे लगता है नया चैप्टर नहीं स्टार्ट होना। और ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ मैं गलती करूँ तुम लोगों ने पकड़नी है, क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारी जिम्मेदारी। 2x क्यूब और e की पावर 4x तो आप बोली ना कहाँ मिस्टेक हुई है। मैम ये आप फर्स्ट रो का जो है ना थर्ड कॉलम ले रहे हैं, लेकिन हमने सेकंड रो का थर्ड कॉलम लेना है, मल्टीप्लाई से करना है ना, यहाँ से कर रहे हैं ना, यहाँ से ओपन कर रहे हैं ना हम इसको, तो ये फर्स्ट रो, हाँ अब तुम बोली ना लड़की, ये चलो पहले सही हो गया। देखो इसको यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से सारा कुछ छूटना है, यहाँ से सारा कुछ छूटना है। ठीक है, इसने इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन सही की ना, ये ठीक की है। और अब ये देखो ये सही की है, अब इसके साथ ये होना था, ये होना था ना, तो वो गलत किया। मुझे चाहिए था प्रॉपर्टीज यूज करके ना इसको मैं सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती। प्रॉपर्टीज कैसे यूज होनी थी इसकी, इसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देती, और फिर ये खत्म हो जाता है। यहाँ से ये वाला भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें से ऐड कर देती, ये 2 टाइम और ये दोनों 0 हो जाती। प्रॉपर्टी यूज करो, इतने लंबा मेरा काम, मेरा तो सारा पूरा मेरा लेक्चर इसमें निकल जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है ना, यस मैम। कौन सा ऑपरेशन करूंगी भला मैं यहाँ पे, R2 and R3। हाँ आप इसमें ऐसे ही कर लो कि इसमें से मतलब आप दिस माइनस दिस कर लो, मतलब R2 माइनस R3 कर लो। तो जब मैं नेक्स्ट करूंगी R2 माइनस R3, अगले स्टेप में करने जा रही हूँ ये काम, R2 माइनस R3 फर्स्ट रो, तो उसके सिंगल एलिमेंट ही है ना। तो ये देखो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो इक्विवेलेंट टू, हमारे पास आ जाएगा e की पावर, ये पहले में क्या आ रहा है e की पावर 2x आ रहा है ना आपका, e की पावर 2x, और यहाँ पे आ रहा है x e की पावर 2x और x स्क्वायर e की पावर 2x। अच्छा, तो मैं R2 माइनस R3 डायरेक्ट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी आपका
R2 माइनस 2 मैम 2R2 नहीं आएगा? ऐसे आएगा R2 2R2 माइनस R3। ये ऐसे कर लो कि लास्ट वाले को 0 कर लो ना, लास्ट वाले को कर लो, मतलब ऐसे कर लो R3 माइनस R3 माइनस 2R2 कर लो, ऐसे कर लो चाहे, या चाहे आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, या अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेती हूँ R1 की हेल्प से कर लेते हैं, लेकिन चलो खैर अब जो हमने डिसीजन ले लिया 2R2 माइनस R3 अगर हम करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो आ रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ मेरे पास जो है वो क्या बन रही है 0, या लास्ट रो को आप लोग 0 बना लो, इसको एज इट इज ओपन कर लो, लास्ट रो को जो है ना जो जो एंट्रीज आपकी 0 बन रही है उनको 0 बना लो, फिर हम लास्ट रो से इसको ओपन कर लेंगे, इसको एज इट इज ले लो। अच्छा, ये आ जाएगा 2e की पावर 2x और ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 2x e की पावर 2x और ये आ जाएगा मेरे पास लास्ट में 2x e की पावर 2x प्लस 2x स्क्वायर e की पावर 2x। अच्छा, अब मैंने कहा ऑपरेशन हम क्या करने लगे हैं R3 माइनस 2R2 ऐसे कर लो। अच्छा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस एंट्री में 0 आ गया, यहाँ से किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 0। अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो चलो वो पूरा स्टेप करके फिर जो जो हमारे स्टेप माइनस होते हैं उनको माइनस कर लेंगे। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो ये आ गया आपका 4x e की पावर 2x, क्या आ गया आपका 4x e की पावर 2x, ये वाली जो टर्म है वो इसमें से माइनस हो गई, तो ये पहली वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 2e की पावर 2x। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मैम जो थर्ड रो है उसका सेकंड कॉलम 0 कैसे हो गया? 0 तो नहीं हो गया मैम? 0 नहीं होगा। नो मैम, हम ऊपर एक मतलब कोएफिशिएंट एक के साथ 1 है, एक के साथ 2 है हमारे पास। हाँ, तो उसमें तो से फिर क्या रह जाएगा आपका, हाँ उसमें से ये खत्म हो जाएगा, उसमें से कौन सा वाला खत्म हो जाएगा आपका, ये x वाला खत्म हो जाएगा और वो 2 टाइम e की पावर 2x रह जाएगा, ठीक है। थैंक यू समा, 2 e की पावर 2x रह जाएगा, सही हो गया। अच्छा, अब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 e की पावर 2x और आगे से हमारे पास क्या रह रहा है 4x e की पावर 2x, सही हो गया। और जब हम इसके से सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो इसके साथ ये 4 आ जाएगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा हमारे पास, सही। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करने का फायदा ये होगा कि ये इनके साथ तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन फिर इसके साथ हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएगी, या बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी खत्म हो जाएंगी ना, तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब हम इसको या फर्स्ट रो से कर लो उससे भी आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है तो उसमें से बाकी तो आपकी जो है ना वो टर्म्स खत्म हो जाएंगी ना। चलो इसको लेकर चलते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। ये तो साइन का आपने ध्यान रखना होता है फर्स्ट कॉलम से। देखो फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो आपके पास 1 1 पोजीशन के पास है, ये प्लस आ जाएगा, ये आपके पास जो है ये 2 1 पोजीशन के साथ है, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये 1 3 पोजीशन के साथ है, तो ये आपका ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। पता है ना कैसे आप लोगों ने लेने होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो अगर जैसे हम इसको ले रहे होते हैं, अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट की आपने देखना होता है वो पोजीशन क्या है, तो उस पोजीशन के लिहाज से आपने उनको कोफिशिएंट्स को ऐड करके तो आपने पावर देख लेनी होती है कितनी बनती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल -1 की पावर बनेगी ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम तो देखो कैसे एक्सपेंड होगा। अब मैं इसको जो है वो टॉप पे ले जाती हूँ। मैम अगर हम इसको स्टार्ट पे e की पावर 2x तीनों में से वो कॉमन ले के बाद में दोनों को 0 0 करें तो सिर्फ x वाली टर्म्स बचती हैं, तो इजीली हो जाता है सोल्व। हाँ, इसमें से भी आप इवन के कर लो, अगर आप यहाँ से भी e की पावर 2x कॉमन कर लो यहाँ से हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखो आपकी बात ठीक है, मतलब देखो हम लोग यहाँ से कर लें e की पावर 2x फर्स्ट रो से कॉमन किया तो ये e की पावर 2x 1 रह गया, ऐसे है ना, ये 1। यस मैम, और यहाँ से भी 1 रह गया और यहाँ पे x से क्या रह गया, ठीक है। यहाँ तो फिर उसकी एक और पावर आ जाएगी स्क्वायर, यहाँ से खत्म, यहाँ से 1 रह गया और यहाँ से 1 रह गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ से भी खत्म हो गया और यहाँ से भी खत्म हो गया। अगर हम लास्ट रो से ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 3, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया
और यहाँ से ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, इवन कि आप लास्ट रो से 2 भी कॉमन ले सकती हैं। जो लास्ट रो आपकी आ रही है ना, वहां से आप 2 भी कॉमन ले सकती हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। मैम अगर हम 2 नहीं कॉमन लेते तो अगर एक और ऑपरेशन लगाएं 2r2 - r3 तो दोनों पे बिल्कुल सेम चीजें बचती हैं, वो खुद ही 0 हो जाता है। अच्छा, आप कहें नेक्स्ट वाले में हम अगर इसको 2 नहीं कॉमन करते, इसमें ऐसे रहने देते हैं, ये 2 और ये 2 और ये हम लगते हैं 4 कर लेते हैं। तो हम क्या कह रही हैं, हम इसको 2r2 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन -r3 कर लेते हैं। तो हाँ, फिर सिंगल सिंगल वैल्यूज आपके आ जाएंगे। लेकिन चलो खैर, अभी इतना मुश्किल नहीं रहेगा, आसान सा हो मैम गया। वहां पे वो ऊपर वाली में -2 आ जाएगा और आगे आ जाएगा -2 - 4x, तो नीचे +2 +2 +4x है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जब हम उनको करेंगे तो 0 ही आएगा। सारा 0 नहीं बनेगा। आप किस किस से मल्टीप्लाई करवा रही हैं? मैम 2r2 चलो इतना तो एक्सपेंड कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, वो Expand. आपका हो रहा है। हाँ, एक्सपेंड यहाँ से कर रही हैं, आप कह रही हैं ये यहाँ से, लेकिन अगर आप यहाँ से भी कॉमन कर लो ना तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा, आप आगे मुश्किल नहीं रह गया। पहले मुश्किल था जो मैं पहला काम कर रही थी, अब इजी हो गया आप लोगों की हेल्प से। ऐसे हो गया ना। तो चलो चलो फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूंगी तो ये कैसे आ जाएगा, 1 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई आएगा, ये और ये। तो वो इतना मुश्किल नहीं है ना। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा आपका 2 + 4x, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो +4x + 8x²। अब देखना मैंने सही किया काम। अभी मैंने जस्ट इसका ऑपरेशन किया, देखो सही किया। अलग से लिखने बैठ गई बेवकूफों की तरह। यहाँ पे एंट्री 2 है आपकी, ये 2 है इधर, और ये 1। ये इधर क्या था भला, 2 + 4x था ना, ये ऐसे था ना, 0 2 और 2 + 4x। अब बोलना नहीं किसी ने, मुझे भूल गया। यस मैम। ऐसे थी एंट्रीज, ये लास्ट कॉलम लास्ट रो की एंट्रीज थी। तो कैसे मल्टीप्लाई मैंने किया, फर्स्ट कॉलम से 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2 + 4x। स्क्वायर है 4x के, वैसे ही है ये मैम सिंपल 4x है। सब्ट्रैक्शन कैसे की थी, ये 4x, ये 2x था ना, ये एंट्री मुझे भूल गई। ये क्या थी लास्ट वाली एंट्री, किसी को याद है लास्ट एंट्री क्या? लास्ट वाली ठीक है, 2 + 4x था मैम। 4x ही है। ठीक है, 2 + 4x ही है। तो इसमें दायरा लगा लेती हूँ ताकि जो है नहीं बने सके। अच्छा, अब देखो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया 2 + 4x, ये ऐसे आ जाएगा। और फिर जब मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x + 8x²। अब सही लिख लिया। अच्छा, अब इसने मल्टीप्लाई होना है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ, अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस आ जाएगा आपका 4x और आ जाएगा -4x से। कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहली वाली एंट्री आ गई। अच्छा, अब अगली वाली एंट्री क्या आ जाएगी, अगली वाली एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास 2 के साथ ना, तो यहाँ पे आ जाएगी -2 के साथ। अब देखो -2 के साथ कौन कौन सी आपकी एंट्री आ जाएगी, ये वाली रो चली जाएगी, ये देखो सेकंड रो चली जाएगी और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ से फिर आपके पास क्या आ रहा है, x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 4x के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका 2x + 4x², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 2x + 4x², और फिर बाद में क्या आ जाएगा आपका x²। ऐसा ही कर रही हूँ ना, -2x² -2x² नहीं आएगा, -2x² आ जाएगा, हो गया सही। और आगे से क्या आ जाएगा 0, आगे से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर किसके बराबर ये बन रहा है। तो जो लास्ट रो है, जो आंसर अब आपके पास बन रहा है, उसको हम देख लेते हैं कि वो किसके बराबर आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, अब ये तो बाहर है, स्टार्ट में तो बाहर 1 है ना, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, ये 4x और ये 4x कैंसिल, ये 4x
और ये आपका 4x कैंसिल, ठीक हो गया। अच्छा फिर आपके पास अंदर क्या रह गया, 2 + 4x - 4x², 2 + 4x - 4x²। अच्छा अगले वाले में क्या बन रहा है हमारे पास, देखो ये क्या बन रहा है, +4x² आएगा। +4x², हाँ +4x² आएगा क्योंकि वो 8x है ना। अच्छा अब अगले वाले में क्या बन रहा है, अगले वाले में आपके पास आ रहा है 4x², 2x², ठीक है। तो यह देगा -4x और ये आपके पास आ जाएगा -4x², -4x², सही लिखा -8x²। है ना। एक मैंने प्रश्न में यहाँ से मिस किया, 4x² - 2x² कितना रह जाएगा, 2x² रह जाएगा। 2x² पॉजिटिव का रह गया ना, तो जो पॉजिटिव का 2x² है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना रह गया आपका, -4x², सही हो गया। जी मैम। चलो आगे क्या बचेगा आपके पास, बस यही है। इसमें से कैंसिलेशन किस किस की हो रही है, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो जस्ट क्या रह गया 2। तो वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। शाबाश इंडिपेंडेंट है। अगर तो इसका आंसर 0 के बराबर आता, इसका मतलब है कि डिपेंडेंट था, लेकिन चूंकि इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 कर देना है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0, सो द सेट ऑफ गिवन functions is not linearly dependent। तो इसका आंसर क्या, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। अच्छा चलो 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन में ये है कि उसने आपके पास 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनको 1 बाय 1 चेक करने हैं, और आपने कहा है कि जो लास्ट वाला है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर वो नहीं कर रहा तो वो फिर अच्छा उसको देखना है, चेक करना है उसका, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन उसकी है कि नहीं है। आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो इसमें भी रॉन्स्कियन ही निकालना है, सेटिस्फाई नहीं करवाना जी मैम। उसको रॉन्स्कियन ही निकाल के आपने इसमें पुट करना है। तो रॉन्स्कियन क्या आ रहा है आपका, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। 50 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, नहीं ये जी किसने कितना, जी मैम। 41 हूँ। तो वो अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो आपके सॉल्यूशन 3 इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अगर इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका कहना है कि वो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट है। इसमें क्या मसला आया था, एक्सपेंशन का मसला था। हाँ पता नहीं, बोलना नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सा ही है। इसमें क्या है, मेरा नहीं ख्याल है कि मसला होगा, इसके एक्सपेंशन मत कर लेना, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। और तो इसके अलावा कोई मसला नहीं है। 50 प्लीज खुद देख लेना। जी मैम ठीक। ठीक हो गया ना, वो मतलब आंसर आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो अब चूंकि मैंने इसकी स्क्रीन ऑन की हुई है, तो फिर मैं यहीं से आपको करवा देती हूँ चैप्टर 14। क्लास खत्म होगी तो प्लीज रीज्वाइन कर लेना इसकी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आज कर लेते हैं और एसएल सिस्टम को, और इंट्रोडक्टरी करने के बाद फिर आगे जो है वो हम लोग इसमें एग्जांपल्स इसकी करेंगे कि एग्जांपल्स इसकी क्या क्या हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी किसी भी इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि होमोजीनियस और लीनियर भी हो, तो हम उसको एसएल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेना। उसने कहा है कि इसको जो है वो हमारा स्विस मैथमेटिशियन था JCF स्टर्म, और एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जोसेफ लवेली, और उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले, तो इसलिए उसके नाम पे उन्होंने जो है वो एसएल सिस्टम रख दिया। तो लिवली जरा थोड़ा सा मुश्किल नेम है प्रोनाउंसिएशन करना, तो हम फिर इसको एसएल पढ़ लिया करेंगे, सही है ना। तो अब वो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ हमारे अकर कर सकते हैं। दिस सिस्टम्स अकर इन वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल इन कनेक्शन विद वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड मेम्ब्रेन इन हीट कंडक्शन। अच्छा जब आप लोग पीडीज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आपके जो आएंगी नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपके फिर ये ऐसा सिस्टम डायरेक्ट नजर नहीं आएंगी आपको जो है वो नजर आएंगी बेसल्स इक्वेशन एंड लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ना, वो आपका अब वो भी आपके सिलेबस में है। वो आपका 10th एंड 11th चैप्टर है, या मेरा ख्याल 11th और 12th चैप्टर, इन दोनों में से कोई एक है, मतलब या 10th एंड 11 है या 11 और 12 है। तो एक आपका बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है पूरा बेसल फंक्शंस का, और एक आपका लीजेंडर का है। तो वहां पे फिर आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारे पास ऐसा इक्वेशन भी थी। अच्छा अब ऐसे इक्वेशन की मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लूँ, फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसे इक्वेशन एक्चुअली होती किस तरह से है ना, किस तरह की ये लोग डेवलप करेंगे आप। टाइम कितना रह गया इस मीटिंग का,
2 मिनट रह गए, तो इसका मतलब है कि आप लोग प्लीज इसको रिज्वाइन कर लेना, फिर 1 o'clock तक जितना हमारा हो गया हम पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक नॉलेज में, जरा बुक से देख लूं इसको, उसका नाम है स्टर्म लोवेली सिस्टम। तो जिन 2 मैथमेटिशियंस के नाम पे था उसको मैंने बता दिया। तो इसका बस मैं लिख देती हूँ, ये चैप्टर 14 जो लोगों ने लेट स्टार्ट किया, चैप्टर 14, और ये हमारे पास है स्टर्म लोवेली। स्पेलिंग देख लूँ, LIOUVILL। हम सही ऊपर से नजर नहीं आ रहा मैम। वो मैं कर देती हूँ, नाम ही लिख रही हूँ इसका चैप्टर का। लवली हमारे पास है सिस्टम्स ये। अच्छा, स्टर्म लेवल जो सिस्टम है, ये लास्ट में पढ़ रही है, 2 एक्स्ट्रा चली हुई, मैं उनको जरा बंद करूं क्योंकि इनको शेडो पर आ रहे हैं। अच्छा, अब स्टर्म लोवेली जो इक्वेशन है वो हमारे पास किस तरह की होती है? एक तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और दूसरी क्या है हमारी, ये होमोजीनियस होगी। ठीक है, पहली आइडेंटिफिकेशन क्या मैंने बताई, ये एक हमारे पास ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और दूसरा मैंने आइडेंटिफिकेशन क्या बताई, ये हमारे पास जो है वो होमोजीनियस होगी। किस तरह की होमोजीनियस होगी, ये क्या है, इंडेक्स हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, एसएल इक्वेशन का। तो जब तक आपको एसएल इक्वेशन की समझ नहीं आएगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तब तक आप उसके चैप्टर को आगे से जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। तो वो कहते हैं ऐसी इक्वेशन d/dx, ये यहाँ पे आपके पास है p of x dy/dx, ये प्लस q of x प्लस लैम्डा r of x y इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्या है हमारे पास, एक रियल कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है हमारे पास, एक रियल कांस्टेंट है। उसने यहाँ पे आपका इंटरवल क्या बताया, a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b, मतलब जहाँ पे आपका x डिफाइंड है वो ये इंटरवल है, और लैम्डा जो है वो आपका एक रियल कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्लियर हो गया? कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आगे में 21 लोग आ गए। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें इसने जो कंडीशन लगाई है वो क्या कहता है कि इसमें हमारे पास जो p of x है, हमारे पास जो q of x है, और जो हमारे पास r of x है, वो कहते हैं आर कंटिन्यूअस ऑन a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b। इस इंटरवल के अंदर वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर देखो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ओपन करती हूँ तो एक्चुअली ये आपको किस तरह की लुक लाइक करती है, आपको इस तरह से नजर आएगी। ये कोई मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको ऐसे नजर आएगी, p of x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ये आ जाएगी आपकी dp/dx और dy/dx प्लस बाकी तो एज इट इज है ना, q of x प्लस लैम्डा r of x into y is equal to 0। ठीक हो गया? अच्छा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको इस तरह की नजर आई हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी एसएल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इसमें कंडीशन उसने क्या लगाई, ये जो आपके पास लैम्डा है वो एक रियल कांस्टेंट है, बाकी जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं px, qx, rx, these are the function of x which are continuous on interval a से b। सही हो गया? अच्छा, अब उसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर जो बेसिस इक्वेशन है उसकी भी एग्जांपल कर लेंगे। मैम एक दफा रिवाइज करके मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, दोबारा से बोल देती हूँ कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, वो होमोजीनियस भी हो, वो कैसी हो, होमोजीनियस भी हो, मतलब उसमें आपकी जो x की कोई टर्म है वो आपको देखो, अब ये जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें कोई आपकी x की टर्म इंडिपेंडेंट पड़ी हुई नजर आ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई टर्म इंडिपेंडेंट पड़ी हुई नजर आ रही है, नहीं। इसका मतलब है कि ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एसएल इक्वेशन तब कह सकते हैं अगर हमारे पास जो ऑपरेटर है ये d/dx वो ऑपरेट हो जाए इस तरह की फॉर्म में, मतलब नजर आए ना कि यहाँ पे आपके पास px हो, ये qx और qx के साथ डेरिवेटिव ना हो, qx y के साथ हो, प्लस लैम्डा rx, तो हमारे पास वो एसएल इक्वेशन हो जाएगी। इसी सिंपल सी एग्जांपल में देने लगी हूँ आपके सामने, जो पहली एग्जांपल दी हुई है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ये अब आपने मुझे देख के बताना है कि क्या ये एसएल इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या मैं उसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैसे, एक्चुअली ये नजर आपके पास कैसी आ रही है, ये आपके पास इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये मेरे से d/dx
थोड़ा सा पीछे करते हैं। डी बाई डी एक्स मैं इसको लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे मैं लिख दूं 0 प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या ये इक्वेशन मेरे पास इस तरह की फॉर्म में आ गई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएल फॉर्म में आ गई। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपका? 1 मैम। शाबाश 1 के। क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 0 एंड आर ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 1 के। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई ये एक एसएल इक्वेशन है। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे हम लिखते हैं अपनी लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर उसको देख के मुझे बताना कि क्या वो आपकी एसएल इक्वेशन है कि नहीं है। मैं साथ साथ नाम भी लिखती जा रहा हूँ। तो अगली कौन सी आपकी इक्वेशन है? लीजेंडर। ये आप लोग पढ़ोगे बाद में, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। कई दफा होता है कि हम साथ से उसको लिख देते हैं लीजेंडर्स को, कई दफा हम उसको नहीं भी लिखते, लेकिन फिर आप उसको ज़बान याद करना पड़ेगा। तो लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y over dx square minus 2x dy by dx और वो है आपके पास प्लस n इंटू एन प्लस वाई प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें जो आपके पास n है, n के ऊपर जो कंडीशन है वो n हम आमतौर पे अपना यहाँ पे वो भी रियल कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी n के ऊपर कोई कंडीशन वो लगा दे कैन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हम फिर उसको एज ए लैम्डा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो n है वो कैसा है? एक रियल कांस्टेंट है। सही। अच्छा तो अब देखो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? ये जो मेरे पास एसएल फॉर्म है, यस। कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई करो इसको, कंपेयर करो जो टॉपिक इक्वेशन है आपकी एसएल इक्वेशन। यस मैम ठीक है। लिख सकते हैं ना? मतलब पहले देखो क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है। आपने इसी को इस फॉर्म में लिखा, आपने डिफरेंशियल ऑपरेट करते हो इसके ऊपर तो पहले एज इट इज आ जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जब इसके ऊपर ऑपरेट करते हो तो ये माइनस 2x आ जाएगा dy बाई dx और बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। तो px किसके इक्वल है आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q ऑफ x किसके इक्वल है? 0 के। एंड r ऑफ x किसके इक्वल है? 1 के। और लैम्डा किसके इक्वल है आपका? n इंटू एन प्लस 1। n इंटू एन प्लस 1। हो गया क्लियर? ये यस हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक हो गया। अच्छा अब आगे मैं लिखने लगी हूँ बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन और हम चेक करते हैं बाद में डिस्कस करना है, लेकिन आपको क्लियर हो गई होगी ना, ये याद होगी होगी। कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स के मतलब ये ऐसे ही होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जनरलाइज फॉर्म है उसकी। वहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 ही लिखा होता है या n स्क्वायर लिखा होता है, तो आपने उसको इसी तरह से याद रखना है। अच्छा अब ये जो बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है कि हमारे पास स्टार्ट में एक्स स्क्वायर आ जाता है। बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा वो कैसे आती है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई कि n जो है वो नॉन नेगेटिव रियल कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखो जो आप लोगों को मैंने एसएल फॉर्म पढ़ाई उसमें मैंने क्या लिखा? मैंने लैम्डा क्या कहा कि लैम्डा कैसा है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर। इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लेकिन वहां पे उसने क्या किया? उसने यहाँ पे जो आपके पास एन स्क्वायर है उसने क्या ले लिया? उसको नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमारी ये वाली टर्म तो एज ए लैम्डा वाली कंसिडर नहीं हो सकती।
तो इसके लिए उसने क्या किया, एक छोटा सा उसने काम किया। उसने क्या किया कि जो लास्ट टर्म है ना, बुक वाले ने ये काम किया है। लेकिन मैं आपको फिर जो बुक वाला काम करने के बाद फिर दोबारा बताती हूँ कि अगर हम एक और इसकी मेंटेशन कर लेते हैं तो देन क्या होता है। अब चूंकि तुम लोगों ने पहले बुक देखनी है, उसके बाद फिर बाकी चीजें देख लेते हैं। लेकिन अब उसने क्या काम किया, उसने लास्ट वाला जो एक्स है ना, उसकी जगह पे उसने जो है वो उसको के एक्स से रिप्लेस किया, और बाद में उसने पूरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, देखो ना अभी तो फिलहाल ये आपके पास ऐसा इक्वेशन नहीं बन रही ना, नजर नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे। उसके लिए क्या होना जरूरी है, आप उसको अगर ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव बाहर अप्लाई करो तो क्या ये बंड है, नहीं बंड। उसके साथ मिसिंग क्या है, इस टर्म के साथ मिसिंग क्या है, टू मिसिंग। शाबाश, 2 मिसिंग है। अगर वहां पे 2 होता तो हम उसको आंखें बंद करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डैश लिख लेते हैं। लेकिन चूंकि वहां पे अब 2 नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बढ़ना है, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी। एक तो उसने क्या किया हुआ, उसने क्या किया, इस एक्स की जगह पे रिप्लेस किया हुआ है, रिप्लेस एक्स बाय सम कांस्टेंट के और साथ मल्टीप्लाई बाय एक्स के। ये क्यों किया है ये मैं भी बताती हूँ आपको। तो जस्ट लास्ट में करना है, इन लास्ट एक्सप्रेशन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस यहाँ पे उसने लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद उसने अगला स्टेप क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है एक्स के साथ, तो जब उसने इसको x के साथ डिवाइड किया है तो ये वाला टर्म आपके पास किस तरह से आ रही है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ये बन रही है x, दोबारा बोलो, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैम जहाँ से रिप्लेस का आपने वो किया ना इक्वेशन को, तो वहां से समझा दें एक दफा, समझ नहीं आई। पूरा बताती हूँ, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। बस मुझे थोड़ा सा काम करने दो। एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस यह आ जाएगा आपका के स्क्वायर एक्स रह जाएगा और माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, जो मेरे पास ऐसे लिखी हुई है, मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ पूरे लेक्चर को ना, ये पूरी एग्जांपल करती हूँ। अब इसको लिख सकती हूँ ना, डी बाई डी एक्स यस मैम, ऑफ एक्स और यहाँ पे चलो वाई डैश कर लो, प्लस मैं इसको लिख लूँ माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स और मैं इसको लिख लूँ प्लस के स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें आइडेंटिफाई करो आपका पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, आपका के ऑफ एक्स किसके इक्वल है, और आपका हाँ, तो ये क्या है आपका पी, ठीक है, पी ऑफ एक्स। यस मैम, ये क्या है आपका क्यू ऑफ माइनस के ओवर एक्स, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर, नहीं इसको लेना है, माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स को क्यू ऑफ एक्स लेना है। और आपके पास आर ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के मैम, जस्ट एक्स के, उसमें के स्क्वायर जो है वो आपका लैम्डा है ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि के जो है वो आपका रियल नंबर है। अच्छा, अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सपोज दैट मैं इसको ऐसे नहीं करती हूँ, मतलब मैं डिवाइड ही कर देती हूँ ना, जस्ट डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ से देखो मैं इसको x से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ से रह जाएगा x, यहाँ पे 1 रह जाएगा, जहाँ पे x रह जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर के नीचे जो है वो x आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं रिप्लेस नहीं करती, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे n स्क्वायर बाय x रह जाएगा और y इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे आराम से कह देना है कि ये हमारे पास जो है वो इस तरह से फॉर्म में लिखी जा सकती है, लिखी गया है ना। इसको आप कह दो, इसको कह दो कि ये आपके पास q है और इसको कह दो कि ये आपके पास 1/x जो आएगा यहाँ से माइनस 1/x आएगा, आप कह दो कि वो आपका r है और n स्क्वायर को कह दो लैम्डा 1 आ जाएगा वहां से हैं। जब हम ऊपर ही डिवाइड कर देंगे फिर तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस नहीं मतलब मैंने कहा अगर हम ऐसे ले लेते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में क्या है कि ये वाला जो है ना, अगर मैं इसको सिंपल ले लेती हूँ, अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास n स्क्वायर है, तो ये मेरे पास फिर n स्क्वायर जो है वो तो लैम्डा नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता ना। यस मैम, वो कंडीशन नहीं आया सही। हाँ, क्यों भला नहीं हो सकता वो? मैम उसने कंडीशन नहीं दी कि क्या हुआ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। शाबाश, मतलब अगर आपके पास n को कहा होता है ना, जैसे ये देखो बेसल्स की जनरल वाली इक्वेशन को मैंने इसलिए यहाँ से खत्म नहीं किया, सामने रखा हुआ है आपके, उसमें भी n था,
मुझे उसमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो आपके पास n होता है ना, वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और वो आपका जो है वो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी आपका आ सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, उसने दे दिया है कि आपका जो n है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो अब अगर मैं उसको n की फॉर्म में लेती हूँ तो n वाला तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप ये करते हो, बुक वाले ने चूंकि ये किया था इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, फिर आपने कंपेयर किया तो हमने कह दिया कि ये वाला जो है इसको आप लोगों ने एज ए ले लिया वाई लैम्डा, उसने इसको अरेंज किया ना, और उसको ले लिया आपने क्यों ले लिया। अगर सपोज जब आप ये काम नहीं भी करते हो ना, मतलब ये वाला काम आप उसको रिप्लेस नहीं भी करते हो, अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा साइड से क्लियर कर देती हूँ इसी एग्जांपल में। अगर आप डिवाइड रिप्लेस नहीं करते हो, जस्ट आप लोगों ने इसको ले लेना है, देन आप ये भी अगर कर देते हो तो फिर भी आपका सही होगा। चेंज, ये देखो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी फिलहाल ये मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो एक मेरे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं बढ़ना ना, तो पूरी इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड कर दो। तो जब मैं एक्स पे डिवाइड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस ये मेरे पास रह जाएगा एक्स माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स और y इज इक्वल टू 0। आप इसको अरेंज कर लो, आप लिख लो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डैश प्लस माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स और प्लस एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो एसल सिस्टम के साथ तो देखो कंपेयर हो रहा है ना मेरा, ठीक है। यस मैम। p ऑफ x आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू x, q ऑफ x क्या आ गया आपके पास, माइनस एन स्क्वायर ओवर x आ गया, और आपके पास जो है वो r ऑफ x क्या आ गया, x के ही आ गया इक्वल, और आपके पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 1 के। आप ऐसे भी कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो भला उसने वो क्यों किया, उसको k से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पेश आई? मैम उसको रियल बनाने के लिए लैम्डा को। शाबाश, मतलब लैम्डा को ऐसे पूरा होल रियल नंबर बनाने के लिए जरूरत पेश आई। देखो यहाँ पे तो वो स्पेसिफाई हो गया ना, यहाँ पे देखो ये स्पेसिफाई हो गया 1 के इक्वल। तो वो चाह रहा था कि वो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दे कि कोई पूरा एक रियल नंबर ले ले, उसमें आपका 1 भी ऑटोमेटिकली आ जाना था, 0 भी आ जाना था, नेगेटिव भी आ जाने थे, सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर भी सारे के सारे आ जाने थे। तो इसलिए फिर उसने क्या किया, यहाँ से किसी गर्ल ने क्वेश्चन पूछा था, लड़कियों में से किसी ने, समझ आ गई गर्ल्स में से सबको? क्लियर हो गया ना पॉइंट? ये लाजमी है कि हमने उसको लैम्डा को रियल ही बनाना है। हाँ, कि हम ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे भी सही है, आप में से अगर किसी को ऐसे बना देते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप इसको इस फॉर्म में लेकर कंपेयर करते हो ना, अगर आप इसको कह देते हो कि ये आपका क्यू है और आर को लिख दो -1/x, तो उसका गलत हो जाएगा, उसका गलत होगा। ठीक है मैम, बस सही है। आप इसको एज इट इज लिख लो जैसे मैंने किया, आप ऐसे इसको कर लो। और लेकिन फिर इस वाले को जो एन स्क्वायर वाली टर्म है इसको फिर आपको क्यों कहना पड़ेगा, और जो आर वाली टर्म है वो आपकी जो इधर आ रही होगी इसको आर कह देना है, और लैम्डा फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और इसमें क्या फर्क है, जो मैंने काम कराया और जो बुक वाले ने काम किया सारा सेम ही है। जस्ट क्या फर्क पड़ रहा है, उसका जो लैम्डा है वो के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, जो इस वाले का अगर आप एज इट इज कर लेते हो तो उसमें आपका लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल हम इसके कर लेंगे। बाकी ये कैसे एक हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो तो हम लोग उसको कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हर जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन हमारी असल इक्वेशन हो, असल इक्वेशन की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो कई दफा होता है कि हमारी इक्वेशन असल नहीं होती। अब यहाँ पे तो हमारे डिवीजन से काम चल गया, ठीक है। कई दफा डिवीजन से भी काम नहीं चलता, कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं। तो अगर वो सेकंड ऑर्डर हो, लीनियर हो, होमोजीनियस हो, तो हम किसी भी इक्वेशन को असल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो टुमारो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में क्लियर हो गया सब कुछ? यस मैम। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।